हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, अब तक हम पढ़ चुके हैं 12th मैक्रो के अंदर राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पाद विधि के बारे में। हमने पढ़ा उत्पाद विधि किसे कहते हैं, उत्पाद विधि की परिभाषा, उत्पाद विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय किस प्रकार से निकाली जाती है। हमने उत्पाद विधि से संबंधित 2-3 उदाहरण भी करते हैं। तो उत्पाद विधि को हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसी उत्पाद विधि का लास्ट टॉपिक कि उत्पाद और मूल्य वृद्धि विधि से संबंधित सावधानियां क्या क्या हैं और इसकी समस्या जब हम उत्पाद विधि से राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो कौन सी समस्या सामने आती है, ये हम आज करेंगे। तो उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि से संबंधित सावधानियां क्या क्या है, जैसा कि इसकी परिभाषा के अंदर ही ये बात आ गई थी कि उत्पाद विधि के अंदर उत्पादकों ने एक लेखा वर्ष में कितना योगदान दिया, एक लेखा वर्ष में सभी उत्पादकों के द्वारा कितना योगदान किया गया, उसका योग ही हमारी राष्ट्रीय आय है। क्योंकि जो उत्पादन होता है उसी के बराबर अर्थव्यवस्था के अंदर आय का सृजन होता है और उसी के बराबर व्यय होता है, खर्च होता है। तो उत्पाद विधि के अंदर हम सभी प्रकार का जो सभी उद्यमों के द्वारा जो उत्पादन किया गया उस उत्पादन का टोटल करते हैं। उस उत्पादन का टोटल करते समय हमें किन किन सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली सावधानी क्या है कि पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय शामिल नहीं किया जाता। इस प्रश्न को इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि कई बार हमारे प्रश्नों में आता है एमसीक्यू के अंदर कि किसे शामिल करें या किसे शामिल न करें। तो जो पुरानी वस्तुएं होती हैं उनको हम शामिल नहीं करते। इसके अलावा जो पुरानी वस्तुओं की दलाली या कमीशन जो है उसे भी शामिल नहीं किया जाता। तो पहली चीज क्या है कि जो पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय हो, नई वस्तुएं, जब वस्तु अर्थव्यवस्था के अंदर जब उसका उत्पादन होता है तब नई वस्तुएं जो है जिसका उन्हीं को हम राष्ट्रीय आय की उत्पाद विधि के अंदर उन्हीं को हम शामिल करते हैं, पुरानी वस्तुओं को शामिल नहीं करते। ऐसे ही जो पुरानी वस्तुओं की दलाली या कमीशन जो होता है उसे भी शामिल नहीं किया जाता। हाँ, अगर नई वस्तुओं का उत्पादन हुआ है तो उन वस्तुओं की बिक्री से संबंधित अगर दलाली कमीशन है तो उसे शामिल किया जाता है। तो जो पुरानी वस्तुएं हैं, मैंने यहाँ पर दोनों जगह पुरानी लिखा है, पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय और पुरानी वस्तुओं की दलाली या कमीशन को राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता ये मैंने बता दिया है, क्योंकि जब इन वस्तुओं का उत्पादन हुआ था तब उस समय इनको शामिल किया जाएगा और जब एक बार इनकी गिनती हो चुकी है फिर बार बार इनकी गिनती नहीं होगी, क्योंकि पुरानी इसीलिए पुरानी लिखा गया है कि जब ये नई वस्तु जब इनका उत्पादन हुआ था तब वो उनकी गणना की जा चुकी है। दूसरी चीज, उत्पादक उद्यमों की सब उपभोग वस्तुएं शामिल की जाए। सब उपभोग वस्तुएं यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हमारे हैं उन्होंने स्वयं अपने लिए जो वस्तु रखी है, अपने उपयोग के लिए जो वस्तु रखी है, उसे राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हम शामिल करेंगे। क्यों शामिल करेंगे? क्योंकि अगर उस वस्तु का उपभोग स्वयं न करके बाजार में उसकी बिक्री की जाती तो उसका मूल्य भी तो शामिल किया जाता। तो इसीलिए अगर हम उसे बाजार में बेचते तो उसका मूल्य कितना होता, उसे हम आरोपित मूल्य कहेंगे। यानी कि आरोपित मूल्य कि अगर हम उसका स्वयं प्रयोग न करके बाजार में उसकी बिक्री करते तब उसका कितना मूल्य होता और तब कितनी मूल्य उनका राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता, उस आरोपित मूल्य को हम शामिल करेंगे। तो सब उपभोग वस्तुओं की कीमत को शामिल किया जाएगा राष्ट्रीय आय। खुद रह रहे मकान मालिकों का आरोपित किराया, ये भी एक तरह से सब उपभोग वस्तु हो गई, क्योंकि अगर मकान मालिक स्वयं ना रहता उस घर के अंदर, किसी को किराए पर देता तो उस किराए से जो आय प्राप्त होती वो उसकी राष्ट्रीय आय में शामिल होती। अब किराए पर न रखकर वो स्वयं रह रहा है तो उसका आरोपित किराया शामिल किया जाता है। तो क्या शामिल किया जाता है, क्या शामिल नहीं किया जाता? खुद रह रहे मकान मालिकों का आरोपित किराया राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा सब उपभोग वस्तुओं का मूल्य, आरोपित मूल्य भी शामिल किया जाएगा, लेकिन पुरानी वस्तुओं की क्रय विक्रय को शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सब उपभोग सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता। ये ऊपर क्या थी, वस्तुएं थी, लेकिन ये क्या है, सेवाएं। तो सर्विसेज को, जो सब उपभोग सर्विसेज होती हैं, जैसे एक जो गृहिणी होती है वो घर के अंदर सारे तरह के काम करती है, तो उसे शामिल नहीं किया जाएगा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय। क्योंकि इसी तरह से जो सब उपभोग सेवाएं, जैसे स्वयं के लिए हम कोई सेवा करते हैं तो अपने घर में अपने बच्चे के लिए माँ की जो सेवा होती है, तो इस तरह की सेवाओं को, सर्विसेज को शामिल नहीं किया जाता। वस्तुओं को, सब उपभोग वस्तुओं को शामिल किया जाएगा, सेवाओं को नहीं। इसके बाद आती है दोहरी गणना की समस्या। जो हमारी उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि है
उसकी गणना करते समय एक समस्या सामने आती है। उस समस्या का नाम है दोहरी गणना, डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग की जो समस्या है, तो क्या समस्या होती है कि इसके अंदर डबल काउंटिंग या दोहरी गणना की समस्या के अंदर जब किसी एक वस्तु की गिनती एक से अधिक बार कर ली जाए तो उसे हम दोहरी गणना की समस्या कहते हैं। जैसे किसान खेत के अंदर गेहूं बीज जाता है, तो गेहूं जितने का भी उसने बेचा, मान लिया गेहूं उसने 100 रुपये का बेचा, तो वो 100 रुपये हमने राष्ट्रीय आय में शामिल कर दिए। अब उस गेहूं से आगे आटा बनाया है, आटा बनने के बाद मान लिया गेहूं की कीमत 100 से 150 हो गई, तो अब उस आटे की कीमत को भी शामिल कर दें। हमने पहले 100 को शामिल किया, फिर वो 100 रुपये का वो 150 का बन गया, फिर उसको शामिल कर दें। मान लिया आटा बनाने के बाद 150 रुपये के आटे से फिर बिस्किट बनाए जाते हैं, वो बिस्किट मान लिया 300 रुपये के बन गए, तो फिर उसको भी शामिल कर दें। तो ये क्या हो गया, ये 100 रुपये यहाँ गेहूँ, यहाँ पर हमने इसको शामिल किया। फिर जब आटा बन गया, इस आटे के अंदर भी ये 100 रुपये गेहूँ के थे, यहाँ पर भी उसकी गिनती हो गई, और यहाँ पर उस आटे की भी गिनती दोबारा हुई, और जो 50 रुपये पिसाई लगी थी उसकी भी गिनती हुई। तो इस तरह से हमने एक चीज को एक से अधिक बार, कई बार हमने उसकी गिनती करना, एक से अधिक बार किसी वस्तु की गिनती करना, वही होता है दोहरी गणना की समस्या। तो जब हम मूल्य वृद्धि विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो दोहरी गणना विधि की समस्या का हमें सामना करना पड़ता है। तो इस समस्या से कैसे बचा जा सकता है? इस समस्या से बचने के दो उपाय हैं। पहला उपाय क्या है कि केवल अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का ही मूल्य शामिल किया जाए। जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हम केवल अंतिम वस्तुओं को ही शामिल करें। अब ये 100 गेहूं जो था, यहाँ पर ये अंतिम वस्तु नहीं था, यहाँ पर ये इसके आटा बन गया, ये भी अंतिम वस्तु नहीं है। अगर हम सिर्फ इसे शामिल करें, बिस्किट बन गए, सिर्फ हम इसे शामिल करें तो ये बिस्किट क्या है, ये अंतिम वस्तु हो गई। क्योंकि अब इसके बाद अगर इसके साथ और कुछ नहीं होना, सीधा डायरेक्ट ये भोक्ताओं के पास पहुंच जाता है, तो ये हमारी अंतिम वस्तु है। इसके अंदर गेहूं का भी और उसकी पिसाई की भी, दोनों चीजें इसके अंदर शामिल है। तो पहला सॉल्यूशन क्या हुआ दोहरी गणना से बचने का, कि केवल हम अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य को ही शामिल करें। एक और तरीका है बचने का, और वो दूसरा तरीका है मूल्य वृद्धि विधि, जो कि हमारी इस विधि का नाम भी है उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि। तो हम मूल्य वृद्धि विधि में दोहरी गणना की समस्या से कैसे बचते हैं? हम उत्पाद मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग को घटाते हैं। यानी कि जो उत्पाद मूल्य है, मान लीजिए ये उत्पाद मूल्य है और इसके पीछे के इसमें से हम इन दोनों को घटा दें तो हमारा क्या बच जाएगा, मूल्य वृद्धि बच जाएगी। हम 300 में से माइनस कर दें इस 150 और 100 को, 150 और 100 को अगर हम माइनस कर दें तो वो ये क्या है, हमारा मध्यवर्ती उपभोग है। तो जब हम इसको 150 को माइनस कर देंगे तो 150 के अंदर 100 पहले से है, तो ये जो हमारा रह जाएगा वो हमारी मूल्य वृद्धि रह जाएगी। तो दोहरी गणना की समस्या से बचने के दो तरीके हैं। पहला तरीका केवल अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य को ही शामिल किया जाए, और दूसरा तरीका है मूल्य वृद्धि, वैल्यू पे कितनी वृद्धि हुई है, वैल्यू ऐड कितनी हुई है, केवल उसी को शामिल करें, ना कि पूरे मूल्य में। तो इस तरह से इन दो तरीकों से हम दोहरी गणना की समस्या से बच सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारी जो मूल्य वृद्धि या उत्पाद वृद्धि थी राष्ट्रीय आय को मापने की, वो हमने कंप्लीट कर ली है। उससे संबंधित हमने उदाहरण, इसकी परिभाषा, किस तरह से हम मूल्य वृद्धि विधि से राष्ट्रीय आय निकालते हैं, ये सब हमने सीख लिया है। अब इससे संबंधित आपकी जो समस्याएं हैं या जहाँ से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ ही आप सभी का धन्यवाद।